आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस समझने से पहले मैंने मेरे यूट्यूब के उस पर एक लेक्चर डाला है, सीएनएस इन्फेक्शन न्यूरो सर्जरी का। तो उसको देखना। ऐसा नहीं है सीएनएस, उससे इसका लिंक्ड बस इतना है कि सीएनएस यानी क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इन्फेक्शन हो गया किसी भी वजह से, कोई बैक्टीरियल वायरल या इन्फेक्शन हो गया, उसके वजह से बहुत सारे आपके अंदर ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम हो सकते हैं। उनमें से एक मेनिंजाइटिस है। तो आज हम मेनिंजाइटिस को डीप में पढ़ेंगे, मगर उससे पहले एक बार उसको जब भी मिले तो मैं उसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन उसको देखना जरूर। ठीक है, तो हम मेनिंजाइटिस समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि व्हाट इज मेनिंजिस, फिर उसमें आइटिस लगा दो तो मेनिंजाइटिस है ना। मेनिंजिस क्या है, बोले मेनिंजिस क्या है, आउटर कवरिंग है किसकी, ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। बोले क्या काम है इनका, बोले एक तो इनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। दूसरा बोले न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। और तीसरा बोले तीसरा फ्रेमवर्क मेंटेन रखते हैं। प्रोटेक्टिव हो गया, न्यूट्रिशन हो गया और फ्रेमवर्क मेंटेन करना इनका काम हो गया। हमने बिल्कुल देखा ही हमने कि ये हमारा ब्रेन है, इसके ऊपर एक मेनिंजेस की लेयर रहती है। इसी तरीके से ब्रेन से जब स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल जाती है तो स्पाइनल कॉर्ड पे भी मेनिंजेस की यही लेयर क्या एक्सटेंड करती है, नीचे पूरे तक जाती है, कहाँ T12L1 तक जाती है। फिर उसके बाद क्या कॉर्डेक्स होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जाती है, फ्रूटा स्पाइनल कॉर्ड को नीचे प्रोटेक्ट करती है, ऊपर ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, न्यूट्रिशन भी देती है और फ्रेमवर्क भी डेवलप करती है। अब इसमें हो जाए इन्फ्लामेशन, कैसे होगा, क्यों होगा, उससे होगा क्या आगे समझेंगे। अभी हमने क्या समझा, मेनिंजेस हम स्ट्रक्चर पढ़ के आ चुके हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब एक बार हम एक, अगर आपने ये देखा है मेनिंजेस का तो किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमारा बाहर स्कल होता है, स्कल के बाद हमारी कितनी मेनिंजेस होती है, तीन मेनिंजेस होती है। तीन मेनिंजेस होती है। कौन कौन सी मेनिंजेस होती है, पहला ड्यूरा मैटर होता है सबसे बाहर, फिर एर्केनॉइड होता है और फिर पाया मैटर होती है। एक बात याद रखना, एर्केनॉइड और पाया बिल्कुल एक दूसरे में चिपके हुए होते हैं, उन्हें अलग से डिफरेंशिएट करके नहीं देख पाते, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, इसलिए आर्केनॉइड प्लस पाया कॉल्ड एज लेप्टोमेनिंजिस। अगर 2 मार्क्स में आती है डेफिनेशन लेप्टोमेनिंजिस, तो क्या होती है लेप्टोमेनिंजिस, आर्केनॉइड प्लस पाया। इनको आप लेप्टोमेनिंजिस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अलग से नहीं होती, एक दूसरे में बिल्कुल घुसी हुई होती है आर्केनॉइड और पाया, इसलिए उन्हें एक साथ देखते हैं। सबसे बाहर डूरा होती है, यानी पाया हमारे क्या सेरिब्रल के पास होगी, ब्रेन के पास इंट्राक्रेनियल किसके पास है, पाया ब्रेन के पास हो गई, और ड्यूरा स्कल के पास हो गई। अब कुछ नाम याद रखना है आपको, 4-5 ही हमेशा काम आते हैं। मैंने सीएनएस में, ब्रेन एब्सेस में, सीएनएस इन्फेक्शन में कुछ भी आप पढ़ोगे तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, फिर भी एक बार आपको और समझाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये याद हो गया ना। अब ये याद क्या, वो तो याद रहता ही है। क्या होता है समझने की कोशिश करना, सिंपल है कुछ नहीं, मगर बस नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले बाहर क्या होती है, ड्यूरा, फिर एर्केनॉइड, फिर पाया, ये तो आपका इधर ना, इधर क्या हो गया आपका स्कल, और इधर क्या हो गया आपका इंट्राक्रेनियल ब्रेन, ब्रेन हो गया ना। ये तीन में बीच में लेयर होती है। अब इन स्पेसेस के नाम कैसे देते हो आप, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंट्राक्रेनियल ट्यूम कुछ भी हो, ट्यूमर्स एब्सेस इन्फेक्शन सब एरिया के वाइज पे डिपेंड होता है। चाहे आपके हाथ में एमआरआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो आपसे यही देखते हैं। मैंने हर टॉपिक में आपको समझाया है, फिर से समझा रहा हूं। ड्यूरा, ड्यूरा और ये क्या है आपका क्रेनियम, क्रेनियम और ड्यूरा के बीच की जगह को क्या बोलते हैं, एपिड्यूरल, एपिड्यूरल और एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, या तो एपिड्यूरल स्पेस या एक्स्ट्रा ड्यूरल। क्यों, क्योंकि ड्यूरा के आगे वाली, ड्यूरा के आगे वाली, यानी इसको बोलते हैं एपिड्यूरल और एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। ठीक है, वहीं मैं बोलूं कि एर्केनॉइड और ड्यूरा के मैटर के बीच को क्या बोलते हैं, बोलते हैं सब ड्यूरल, क्योंकि ड्यूरा के पीछे वाली सब ड्यूरल। अब इसको ध्यान रखना, इसको एपी, एपी आर्केनॉइड एक्स्ट्रा आर्केनॉइड मत बोल देना, इस स्पेस को सब ड्यूरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल। क्रेनियम
और ड्यूरा के बीच के स्पेस को क्या बोला मैंने, एपिड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल। ड्यूरामेटर और आर्केनॉइड के बीच को बोलते हैं सब ड्यूरल, सब में से होता है पहले सब ड्यूरल। अब आर्केनॉइड और पाया के बीच को क्या बोलते हैं, बोलते हैं सब आर्केनॉइड, सब आर्केनॉइड, क्योंकि आर्केनॉइड के जस्ट पीछे वाला स्पेस इस नाम से ही बोलते हैं सब आर्केनॉइड। अब पाया और क्रेनियम के बीच को बोलते हैं, ये क्या है आपका क्रेनियल, तो एक्स्ट्रा क्रेनियल, एक्स्ट्रा क्रेनियल स्पेस। और ये इसके अंदर को बोलते हैं इंट्राक्रेनियल। अब नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या सबसे बाहर स्कल, स्कल और ड्यूरा के बीच को बोलते हैं एपिड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल। ड्यूरा और आर्केनॉइड के बीच को बोलते हैं सब ड्यूरल। देखो नाम में याद करने की जरूरत ही नहीं है, ड्यूरा के आगे वाला एक्स्ट्राड्यूरल या एपिड्यूरल, ड्यूरा के पीछे वाला सब ड्यूरल, आर्केनॉइड के पीछे वाला सब आर्केनॉइड, ठीक है, सब आर्केनॉइड। और क्या बोलते हैं पाया के पीछे वाला, तो एक क्रेनियम है तो इंट्राक्रेनियल, वो सॉरी एक्स्ट्राक्रेनियल, और क्रेनियम के अंदर तो इंट्राक्रेनियल। बस ये स्पेसिस के नाम होते हैं। अब ये स्पेसिस में क्या है कि इनमें कहीं ट्यूमर हो रहा है, कहां इन्फेक्शन हो रहा है, ब्रेन की में किस जगह पे हो रहा है, उससे ये नाम में आपके लिखे आता है कि सर आपसे हो सकता है कि ट्यूमर इज फाउंड इन दी सब ड्यूरल स्पेस, तो आप एकदम दिमाग लगा देंगे। अच्छा सब ड्यूरल स्पेस यानी जो फाउंड हुआ है ट्यूमर वो ड्यूरामेटर और ड्यूरा और आर्केनॉइड के बीच में है। मैं बोल दूं क्या, इन्फेक्शन इज फाउंड इन सब आर्केनॉइड स्पेस, तो आप बोल दोगे अच्छा सब आर्केनॉइड यानी आर्केनॉइड और पाया के बीच में मिला है। मैं बोल दूंगा क्या कि बोले वायरल इन्फेक्शन फाउंड इन दी एक्स्ट्रा क्रेनियल स्पेस, यानी पाया और क्रेनियम के बीच में मिला है, इधर नहीं मिला है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये पॉइंट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, ठीक है, 2-2 मार्क्स में पूछे जाते हैं स्पेस। इसमें किसी को डाउट? सर ब्रेन और पाया वाला एक बार बता दीजिए। ये क्रेनियम, देखो ब्रेन को क्या बोलते हैं, क्रेनियल ही तो बोलते हो, क्रेनियल बोलते हो, तो क्रेनियल के आगे वाले स्पेस को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रेनियल, और क्रेनियम के अंदर बोलोगे तो इंट्राक्रेनियल। क्रेनियम बोल लो, क्रेनियल बोल लो, यही तो बोलते हो। ब्रेन को क्या बोलते हो, इंट्राक्रेनियम, इंट्राक्रेनियल, क्रेनियल ही तो बोलते हो क्रेनियम ब्रेन को, तो उसको एक्स्ट्रा क्रेनियल, और ये ठीक है इंट्राक्रेनियल। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब ये कहां होगा सब कुछ, अब बार बार मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो रहता है। ठीक है, पूरे न्यूरो में बहुत, आपको यही नहीं पता किस स्पेस में क्या हो रहा है, बाकी सब तो बात की बात है। तो किस तरीके से कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज एन एक्यूट प्यूरुलेंट इन्फेक्शन। अब आप हमेशा एक बात याद रखेंगे, मैं सीएनएस इन्फेक्शन खुलेंगे मैं तब भी बता चुका हूं, ब्रेन एब्सेस तब भी। सीएनएस इन्फेक्शन अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वायरल, बैक्टीरियल, प्लाज्मोडियम, फंगस, पैरासाइट। 5 बहुत कॉमन ये इन्फेक्शंस के कॉज होते हैं। क्या? वायरल कॉज हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, प्लाज्मोडियम हो सकता है, फंगल हो सकता है, और पैरासिटिक हो सकता है कि नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं, बोले मोस्ट कॉमन होते हैं वायरल और बैक्टीरियल। जब भी याद रखो, कभी भी इसमें प्यूरुलेंट वर्ड, प्यूरुलेंट का मतलब होता है पस। पस हमेशा ब्रेन में जब भी बनेगा जब इन्फेक्शन बैक्टीरिया के द्वारा, अगर कभी भी वायरल के द्वारा हुआ होगा इन्फेक्शन तो कभी पस नहीं बनेगा, ये बात याद रखना है। ठीक है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, एप्सिस, एसेप्टिक एप्सिस, सेप्टिक नहीं, एसेप्सिस, एसेप्सिस, वायरल इन्फेक्शन को बोलते हैं एसेप्सिस, एसेप्सिस यानी अब्सेंस ऑफ पस, और बैक्टीरियल को बोलते हैं सेप्सिस एप्सिस, सेप्सिस इन्फेक्शन। वायरल को बोलते हैं एसेप्सिस इन्फेक्शन, यानी ए वर्ड आ गया, यानी इसमें पस नहीं है, और इसको बैक्टीरिया को बोलते हैं सेप्सिस इन्फेक्शन। जब भी बैक्टीरियल अगर ब्रेन तक पहुंच गया तो वो वहां पर पस बनाता है, वायरल नहीं बनाता। ठीक है, बाकी सब ये सब भी बना सकते हैं मगर ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, मेन हम वायरल और बैक्टीरिया की बात ही करते हैं। इसीलिए हम जो भी इसमें पढ़ रहे हैं वो बैक्टीरिया ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेनिंजाइटिस यानी यहाँ पस की बात हो रही है। ठीक है, यानी यहाँ इन्फेक्शन होगा, पस बनेगा। अब आप पूछोगे सर क्या वायरल की वजह से मेनिंजाइटिस नहीं होता? बिल्कुल होता है, मगर वो बहुत इतना ज्यादा कॉमन नहीं होता, उसमें पस नहीं बनता। तो हम बैक्टीरिया वाला ही पढ़ेंगे, पस वाला पढ़ना है आज हमें। ठीक है, कौन सा वाला पढ़ेंगे? पस वाला पढ़ेंगे। क्या लिखा है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज एक्यूट प्यूरुलेंट इन्फेक्शन। प्यूरुलेंट का होता है पस,
इन्फेक्शन विद इन दी सब एर्केनोइड स्पेस। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सब एर्केनोइड कहां था, बोले सब एर्केनोइड स्पेस था एर्केनोइड और पाया के बीच में। तो उसके बीच में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे आप मेनिंजाइटिस प्रॉपर कहते हैं। ये लाइन गोल्डन लाइन है, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विद सीएनएस इन्फ्लामेशन रिएक्शन डेट। अब आपको मुझे बताने के लिए आईटीएस सेकेंड ईयर पैथो इन्फ्लामेशन के 5 साइन हम हर जानते हैं, वो सब यहां मिलने वाले हैं। स्वेलिंग, रेडनेस, हीट, पेन और इरिटेबिलिटी। ये 4 साइन होते हैं। क्या होते हैं? स्वेलिंग मिलती है, रेडनेस मिलती है, हीट मिलती है, पेन होता है और इरिटेबिलिटी फील होती है। तो ये सब तो यहां मिलना जरूरी होगा, ठीक है। अब ये सब सिम्टम यहां मिलेंगे। इट इज एसोसिएटेड विद सीएनएस इन्फ्लामेशन रिएक्शन दैट में रिजल्ट इन। अब मुझे एक चीज बताओ, कोई भी चीज ब्रेन के अंदर हो रही है तो सारे सिम्टम ब्रेन वाले लिख दो। अब ये तो लिखोगे नहीं फ्रैक्चर हो जाएगा, तो क्या लिखोगे कि कॉन्शियस लेवल गिर जाएगा, सीजर्स आएंगे, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। अब मुझे बताओ इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्यों बढ़ेगा? 2 चीजें हैं, क्योंकि मेनिंजाइटिस हो रहा है तो ये स्वेल करेंगी। अब मेनिंजेस, देखो ब्रेन में जगह तो उतनी ही है, अगर आप मेनिंजेस स्वेल करेंगी तो वो अपनी जगह बनाएंगे, और अपनी जगह बनाएंगी तो ब्रेन में जगह है नहीं, प्लस यहां पस भी आएगा, तो अब अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी रेस करेगा, ठीक है। और इवेंचुअली स्ट्रोक भी हो सकता है। स्ट्रोक क्यों हो जाएगा? प्रेशर की वजह से। भैया प्रेशर पड़ेगा तो आसपास जो वेसल्स आ रही है वो दबेंगी कि नहीं दबेंगी? आईसीपी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वेसल्स दब जाएंगी, और वेसल्स अगर दब गई तो उसका जो वेसल्स के थ्रू ब्लड जा रहा था ब्रेन के जिस ऑर्गन पर, वहां नहीं पहुंच पाएगा, उसे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, वहां इंफाक्ट हो जाएगा और उस जगह पर स्ट्रोक आपको आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं है। पैथोलॉजी क्या हो सकती है? एक चीज हमेशा याद रखो पैथोलॉजी में, ब्रेन में देखो, अब हमें ब्रेन में इंफेक्शन पहुंचाना है नहीं, ब्रेन में बैक्टीरिया पहुंचाना है। ब्रेन में बैक्टीरिया हमेशा 2 जगह से मोस्ट कॉमनली पहुंचता है। किस जगह से? या तो आपके फेस, क्यों? क्योंकि फेस से जानते हो आपके सारी की सारी ओपनिंग फेस से आपके ब्रेन में होगी। फेस में कोई भी स्ट्रक्चर अगर फेस में गड़बड़ हो गया तो वो आपका इंफेक्शन ब्रेन में इजीली ट्रेवल करा सकता है। इवन धीरे धीरे करके बताता हूं क्या क्या, ठीक है। यानी पहला फेस आप खुद जानते हो कि फेस की सारी ओपनिंग, जैसे आई की ओपनिंग है सीधी फेस में खुलती है। आपने पूरा स्ट्रक्चर अगर देखा है स्कल का तो सारी ओपनिंग फेस में ही तो खुलती है। सारे सारे होल्स के नाम याद करे हैं, छोटे छोटे से हो, कितने सारे होल होते थे स्कल के अंदर, उन सबके नाम याद करे हैं। तो वो सारी ओपनिंग कहां खुलती है? फेस में ही खुलती है, इसलिए फेस से इजीली ट्रेवल कर जाता है इंफेक्शन ब्रेन में। बोले दूसरा क्या कर सकता है? बोले दूसरा करता है आपका ब्लड। और क्या करता है? क्यों बोले ब्लड क्यों करता है? क्योंकि भैया ब्लड तो पहुंचना है ना, बॉडी में ब्लड है, अब बॉडी से ब्रेन में भी तो पहुंचेगा ब्लड, ब्रेन को भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो उसकी ऑक्सीजन की कमी कैसे पूरी होगी, ठीक है। तो ब्लड अगर बॉडी में कहीं और इंफेक्शन हुआ तो वो बैक्टीरिया ब्लड के थ्रू कहां पहुंच सकता है? ब्रेन में पहुंच सकता है। यानी मैंने आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट बता दिए, एक आपका फेस हो गया और दूसरा आपका हो गया क्या? ब्लड। तीसरा बताओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोले लंग्स पे 2 रास्ते होते हैं जाने के लिए। क्यों? क्योंकि लंग्स कहां खुलता है? नेजोफेरिंग्स में। नोज की ओपनिंग कहां होती है? ब्रेन में। तो ये एक रास्ता हो गया। दूसरा क्या? सारा ब्लड लंग्स में जाना है, CO2 को ले छोड़ना है, O2 को लेना है, तो सारा होना तो वही है, जाके करना है नहीं कि ट्रांसफ्यूजन करना है आपका सब कुछ, तो वो ब्लड में मिल गया। यानी लंग्स के पास दोनों रास्ते होते हैं ब्रेन तक पहुंचने के लिए। तो 3 रास्तों पर मोस्ट कॉमन ब्रेन आपका इन्फेक्टेड होता है, एक तो फेस वाले सारे रास्ते, दूसरा ब्लड और तीसरा लंग्स, ठीक है। ये बहुत इजीली ट्रेवल कर जाते हैं। तो द इन्फेक्शन कॉजिंग मेनिंजाइटिस अराइजेस इन द नेजोफेरिंक्स। बताने की जरूरत नहीं है, नेजोफेरिंक्स लिख दो, ओरोफेरिंक्स लिख दो, ईयर लिख दो, आई लिख दो, जितने आपको ध्यान आ रहे हो, ठीक है। नेजोफेरिंक्स और इंट्रावास्कुलर इन्वेजन, इंट्रावास्कुलर यानी वेसल्स के थ्रू डायरेक्ट अगर कोई इन्वेजन हो जाए। और सबसे बड़ा चीज जो इंट्रावास्कुलर इन्वेजन का मतलब होता है ब्लड के थ्रू, ब्लड के थ्रू। के ब्लड के थ्रू क्या? आपको कहीं इंफेक्शन तो कहीं स्टमक में था, वो बैक्टीरिया ब्लड में मिल गया, अब वो बैक्टीरिया जाएगा ब्रेन में, वो सॉरी ब्लड जाएगा ब्रेन में। अब ब्लड को थोड़ा ना पता उसमें बैक्टीरिया है। एक सेकेंड, किसी का डाउट है? लंग्स और ब्रेन का कनेक्शन मैंने आपको ये बताया, सीधी सी बात है कि लंग्स की ओपनिंग, लंग्स के लिए ओपनिंग कहां होती है? नेजोफेरिंक्स में होती है कि नहीं? सांस ले रहे हो, लंग्स में सारी चीज अंदर बाहर जा रही है, नोज में ओपनिंग है कि नहीं? और मैंने कहा फेस के जितने भी स्ट्रक्चर है वो सब ब्रेन में खुलते हैं, तो इनडायरेक्टली लंग्स की वो ओपनिंग बन गई कि नहीं बन गई? दूसरी, सारा ब्लड को CO2 छोड़ने, O2 लेने पहुंचना तो लंग्स में ही है,
और सारा ब्लड पहुंचेगा ब्रेन पे भी ऑक्सीजन देने, तो वो क्या, वो भी एक रूट हो गया। यानी लंग्स पे दो दो ऑप्शंस बन जाते हैं कि फेस के थ्रू भी और ब्लड के थ्रू भी। इसलिए उस लंग्स वाले इन्फेक्शन ज्यादा पहुंच जाते हैं एज कंपेयर टू अदर ऑर्गन इन्फेक्शन, लंग्स के और हार्ट के, याद रखना हार्ट के भी, क्योंकि सारा का सारा ब्लड पंप कौन करेगा, हार्ट कर रहा है। तो ये दोनों के इन्फेक्शन ब्रेन में और फेस के इन्फेक्शन ब्रेन में इजीली पहुंच जाते हैं, बाकी सबके आपके इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते। ठीक है, अब सपोज करो इन्फेक्शन हो गया है आपके लंग्स में, अब वो ट्रेवल, अब वो बैक्टीरिया बैठ गया ब्लड में, अब वो ब्लड से जाएगा कहां, कहां पे जाएगा, ब्रेन में। ब्रेन पे गेट लगा होता है ब्लड ब्रेन बैरियर का। ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, बोले ब्लड इसके थ्रू ब्रेन में जाता है। ये बहुत ज्यादा हाईली सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, बहुत ज्यादा। ये ऐसे सबको नहीं जान देती, इसको जो जो इसके लिए जरूरी है उसी को जाने देती है। ये एंडोथीलियल सेल्स का बॉर्डर होता है, हमेशा याद रखना, ब्लड ब्रेन बैरियर पूछे तो एंडोथीलियल सेल्स का बॉर्डर होता है ये, और ये हाईली सिलेक्टिवली परमेबल होती है, सबको नहीं जानती। अगर बैक्टीरिया इसमें, तभी ऐसे तो बॉडी में आपके हजारों इन्फेक्शन होते हैं या हजारों ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, कभी सुना है? ये ब्लड ब्रेन बैरियर उसको रोक के रखता है। अगर इन केस कोई बैक्टीरिया ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गया तो फिर वो सीधा ब्रेन में पहुंच जाएगा, और ब्रेन में आपके पता है सीएसएफ भरा हुआ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसमें पहुंच के इन्फेक्शन करा के आपके सारे ब्रेन में इन्फेक्शन करा। ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट विल एंट्री इनटू द सीएसएफ। बैक्टीरिया में इन्वेड, अब बैक्टीरिया तो पहुंच गया, वो सब एर्केनोइड स्पेस डायरेक्टली बाय स्प्रेड, अब क्या हो सकता है, सब एर्केनोइड स्पेस में पहुंच जाएगा। अब दो रूट से पहुंच सकता था कि एक तो वो, अब देखो एक चीज याद रखना, जब सब जो ब्रेन वाला जो आपका ब्लड वाला होता है ना इन्फेक्शन, वो डायरेक्ट सब एर्केनोइड में नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि जब वो पहुंचा तो वो पहले सीएसएफ में मिलेगा, सीएसएफ के आसपास ड्यूरा भी है और बहुत सारी लेयर है, तो पहले उसे उन्हें भी इन्फेक्टेड करना पड़ेगा, तब वो धीरे धीरे करके सब एर्केनोइड स्पेस पे भी पहुंचेगा। यानी डायरेक्टली नहीं वो मेनिंजेस को करता था, पहले उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूरल या इपिड्यूरल स्पेस को भी करना पड़ता है, और आसपास की बहुत सारी चीजों को इन्फेक्ट करना पड़ता है। जब वो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लेता है धीरे धीरे तब वो सब एर्केनोइड स्पेस में पहुंच पाता है। मगर जो फेस वाली चीजें हैं वो डायरेक्टली सब एर्केनोइड स्पेस को टच कर जाती है, क्योंकि उनकी ओपनिंग हो रही होती है वहीं पर। ठीक है, तो फेस वाली जो चीजें हैं डायरेक्टली बाय स्प्रेड कॉन्टेजियस स्ट्रक्चर, जो कि स्प्रेडिंग स्ट्रक्चर्स है, जैसे आपका साइनस, फेस पे साइनस होते हैं, 4 साइनस होते हैं, पढ़ाई भी है, इथेमॉइड, स्फेनॉइड, मैक्सिलरी और फ्रंटल साइनस, चारों साइनस ओपनिंग होते हैं, तो इनमें कोई इंफेक्शन हो जाए तो ये भी इजीली ऊपर पहुंच जाते हैं। और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया याद करने हैं आपको, बहुत सिंपल है, बचपन से याद करते आ रहे हो बैक्टीरिया। न्यूनेट्स में मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कराता है कौन सा, ई कोलाई, और एक बच्चों में कॉमन होता है इन्फ्लुएंजा, तो न्यूनेट्स और चिल्ड्रन में इन्फ्लुएंजा लिख देना, न्यूनेट्स में एक ई कोलाई लिख देना, एक इन्फ्लुएंजा लिख देना, चिल्ड्रन में इन्फ्लुएंजा लिख देना, और मोस्ट कॉमन न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस यानी स्ट्रेप्टोनिमोनाई जो निमोनिया कराता है वो भी, अब मैंने कहा था ना लंग्स का रिलेशन होता है, निमोनिया हो गया तो वो भी इजिली ब्रेन तक पहुंच जाता है। और इन्फ्लुएंजा आपको पता है क्या, जो तो भी नेजोफेरिंक्स की चीज है वो बिगाड़ देता है। तो दिख रहे हो, ये सारी चीजें बिगाड़ तो और दूसरे स्ट्रक्चर रहे हैं, मगर ये बाद में पहुंच ब्रेन तक जाएंगे। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो स्ट्रक्चर, एक नाइसेरिया एक मेनिंगोकोकस, ये आपको याद करने अलग है। नाइसेरिया मेनिंजाइटिस डायरेक्टली मेनिंजिस ही कराता है बैक्टीरिया, और मेनिंगोकोकस भी डायरेक्टली मेनिंजाइटिस ही कराता है। ये डायरेक्टली बैक्टीरिया पहुंचने वाले हैं, ये और कहीं कुछ नहीं करते, बस अगर एक बार बैक्टीरिया ब्रेन में घुस गए और इन्हें मेनिंजिस मिल गई तो फिर ये उसका इन्फेक्शन करा देंगे, बाकी अगर इधर उधर रहे तो नहीं कराते। ठीक है, तो न्यूनेट्स में हमने ई कोलाई पढ़ा और इन्फ्लुएंजा पढ़ा, चिल्ड्रन में बस इन्फ्लुएंजा लिख दो, न्यूमोकोकस लिख दो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है नाइसेरिया मेनिंजाइटिस, एडल्ट्स में न्यूमोकोकस निमोनिया और मेनिंगोकोकस। ठीक है, ये सारे के सारे आपने सेकेंड ईयर माइक्रो में पढ़े हुए हैं। ठीक है, मेनिंजाइटिस के अंदर सारे मेनिंगोकोकस न्यूमोकोकस ये सब आपने पढ़े हुए हैं, एक एक बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ अदर बैक्टीरिया भी होते हैं जी, ये अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस तो बहुत ज्यादा ओकेजनली होता है, ये आपके स्किन के फ्लोरा पे ही हमेशा प्रेजेंट होता है, आप लोग के भी बहुत अभी भी प्रेजेंट होगा, मगर ये उनको अफेक्ट कर देता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। और ये सब आपको क्या लगता है, अभी जो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, 4 फंगस आ गई, क्रीमी फंगस, येलो फंगस, ये सारी फंगस क्या पहले से प्रेजेंट नहीं थी, हमेशा से थी, बस दिक्कत यह है कि आपकी इम्यूनिटी गिर रही है। और कोविड वाले को क्यों हो रही है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी गिर रही है, इसलिए उन्हें हो रही है। तो अपॉर्चुनिस्टिक वाले तो बहुत पड़े हैं हमारे आसपास, बस हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है इसलिए हम बचे रहते हैं।
वरना आप तो डिपार्टमेंट में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, इतना करते हैं, कितनी सारी चीजें आपके सामने आती है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और कोविड में क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी गिर जाती है। दो रीजंस क्या रहते हैं, स्टेरॉइड्स रहते हैं जो आपके एबनॉर्मल स्टेरॉइड्स देते हैं, और प्लस वायरल वायरल लोड की वजह से वो आपके डब्ल्यूबीसी के जो क्या लिम्फोसाइट्स है उनको मारता है, तो इस वजह से आपकी इम्यूनिटी गिरती है। ये देखना, एक मैंने ये चैप्टर, ये मैंने यूट्यूब पे लेक्चर लिया है कोविड वाला, ये समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा लिया है मैंने। आपको रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ने में आसानी होगी। अपने लिए नहीं, अपने लिए मत पढ़ो, दूसरों के लिए, क्योंकि आप कभी भी किसी की रिपोर्ट पढ़ के बता दो जिसको जरूरत है। मैंने सिर्फ बेसिक ही बताया है, इसमें कोई एडवांस नहीं बताया, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज याद रखना है, सबसे बड़ी चीज क्या, कि जब भी मेनिंजाइटिस के ट्रायड लिखना कभी नहीं लिखना। अगर एक पेशेंट में मेनिंजाइटिस है तो उसमें ये ट्रायड जरूर आएंगे। क्या ट्रायड होंगे वो, फीवर, हेडेक और न्यूकल रिजिडिटी। ये पेशेंट अगर मेनिंजाइटिस, अब देखो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन मैंने सुना था, मैं बता देता हूँ, चलो यूपीएससी के मेंस में आया था मेडिकल साइंस के में, उसमें क्वेश्चन था, मैंने अपने फ्रेंड से सुना था, बताया था क्वेश्चन, उसमें पूछा था यही मेनिंजाइटिस को, कि एक एक मेनिंजाइटिस का बच्चा है तो आप उसको कैसे डायग्नोस करोगे, प्लस उसका डिफरेंशियल डायग्नोस कैसे बनाओगे। तो डायग्नोस करने का जो मेन होता है, जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि पेशेंट में सबसे पहले अगर आपको एकदम सडन देखना है तो आपको ये 3 सिम्टम नजर आने चाहिए, फीवर भी होना चाहिए, हेडेक भी, और न्यूकल रिजिडिटी। न्यूकल रिजिडिटी का मतलब होता है नेक स्टिफनेस, ये मोर देन 70% केसेस में ये मिलता है। क्या होता है ये नेक स्टिफनेस, बोले नेक स्टिफनेस होता है अ सेंसेशन, सोरनेस और डिस्कम्फर्ट इन दी नेक। क्या क्या मैंने बोला, सेंसेशन ऑफ सोरनेस, सोरनेस मतलब जैसे कोई चीज इरिटेट कर रही है, सेंसेस ऑफ सोरनेस और डिस्कम्फर्ट इन दी नेक व्हेन ट्राइंग टू मूव इट और टर्न ऑफ द हेड फ्रॉम साइड टू साइड। जब भी मैं नेक एक तरफ से दूसरी तरफ या घुमाने की कोशिश करूंगा, मेरे हैवी क्या होगा, एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट होगा, पेन फील होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब मुझे कोई थोड़ा सा बताने की कोशिश करे कि ऐसा क्यों होगा भैया, नेक में प्रॉब्लम क्यों होने वाली है, नेक में स्टिफनेस क्यों आएगी, नेक में इरिटेशन क्यों होगी, क्या रीजन है। न्यूकल रिजिडिटी मेनिंजाइटिस में क्यों दिख रही है, नेक क्यों इन्वॉल्व होगी, चलो मैं बताता हूँ। बहुत अच्छी बात है, सुनने की कुछ समझने की कोशिश करना। नेक में इसलिए दिखती है क्योंकि देखो, एक तो पीछे की तरफ आपका हिंड ब्रेन होता है, आपकी तरफ ब्रेन स्टेम, वहीं से जस्ट स्पाइनल कॉर्ड निकल रही होती है, और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी लेयर होती है मेनिंजेस की। अब वो मेनिंजेस जो अफेक्ट है वो ब्रेन वाली है, तो ब्रेन वाली मेनिंजेस का जस्ट स्टार्टिंग वाली मेनिंजेस पर लोड आ जाता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड वाली मेनिंजेस भी इन्फ्लामेशन में चली जाती है, जस्ट इस सर्वाइकल वाली। अब आप बोलोगे सर वो नीचे वाली क्यों नहीं जाती, क्योंकि जो मेनिंजेस इन्फेक्टेड है वो ब्रेन वाली है, वो थोड़ी सी नीचे वाली को अपने अपने बोलते ना यार भैया, एक जगह पे आपको चोट लग जाए तो अपने आसपास के स्ट्रक्चर में भी स्वेलिंग करा देती है, सेम उसी तरीके से कि ब्रेन वाली मेनिंजेस में प्रॉब्लम हुई तो वो स्पाइनल कॉर्ड की सर्वाइकल वाली मेनिंजेस को इन्वॉल्वमेंट में ले लेती है, और वहां पर क्या करा देती है, वहां पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। और आप तो बहुत समझदार हुई हो, आपको कभी चोट लग जाए, आपके कहीं इन्फ्लामेशन हो जाए कोई भी जॉइंट में, आप मूवमेंट कर पाते हो क्या उस जॉइंट में, मुझे खुद बताओ। मूवमेंट हो पाता है, आपके कहीं चोट लग जाए और वहां पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गया, आप उस जगह पे मूवमेंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां स्वेलिंग होगी, वहां पेन होगा, मूवमेंट करने में बहुत तकलीफ होगी। इसी वजह से, क्योंकि नेक की जो मेनिंजेस है वो भी इन्फ्लामेशन में जाने लग गई है ब्रेन के साथ साथ, इस वजह से आपको न्यूकल रिजिडिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आता है पेशेंट में, ठीक है, ये याद रखना है। बाकी सारी, किसी का डाउट, एक सेकेंड, मेडुला ब्रा, वो तो ब्रेन स्टेम के पार्ट है, वो तो है, मेन आपको मेनिंजेस बताया मैंने, ठीक है, कि सीधा सीधा रिलेशन है, कोई घूमने की जरूरत नहीं है। हम कुछ जानते हैं, अगर हमारे नी में पेन होने लग जाए तो पेन धीरे धीरे उतर के हमारे काफ मसल और आगे टिबियस एंटीरियर क्वाड्रिसेप्स में भी उतर आता है, क्योंकि आसपास के स्ट्रक्चर पर लोड पड़ता है। सेम उसी तरीके से जैसे उस सर्वाइकल की मेनिंजेस होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसकी ब्रेन की, वो भी धीरे धीरे उसका लोड उतरता है और वो सर्वाइकल की मेनिंजेस को भी इन्वॉल्वमेंट में ले लेता है। अब ये सारी बातें तो आप समझते हो कि डिक्रीज लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायड याद रखना है, ठीक है, ये सीधा सा सीधा 2 मार्क्स में पूछते हैं और इंपॉर्टेंट है। डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियस 75% ऑफ पेशेंट्स में, अपन बात कर चुके कॉन्शियस का लेवल डिक्रीज, देखो ये सारी चीजें तो कॉमन पॉइंट है, इनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रेन में प्रॉब्लम है तो नोजिया, वो मिटेंगे, कॉन्शियस लेवल लो हो रहा है, ये सब होना ही है। तो इसमें समझने में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोटोफोबिया, ये याद रखना है। फोटोफोबिया का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट और पेन टू दी आई ड्यू टू लाइट एंड एक्सपोजर।
पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट और पेन फील होता है तो जब वो क्या लाइट के एक्सपोजर में जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। सीजर्स भी मिलते हैं, सीजर्स मतलब इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं इनिशियल प्रेजेंट में 20 से 40% केसेस पेशेंट में, ठीक है। अब आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही डिक्टो आपके सामने बहुत बड़े लेवल पे पूछा गया था कि आपके पास पेशेंट आया है तो आप उसको कैसे डायग्नोस करोगे। वो ट्रायड तो आपको सिम्टम दिखेंगे, लेकिन ये 3 चीजें मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, याद रखना है, क्योंकि मेनिंजाइटिस के पेशेंट बहुत आते हैं। ये 3 साइंस अगर आपने अच्छे से आते हैं तो आप फिर कर लोगे। ये 3 साइन एक डॉक्टर देखता है सबसे पहले। देखो डिफरेंशियल डायग्नोस अलग होता है, डायग्नोस कैसे करोगे, आपसे पूछेगा आपके पास पेशेंट आया, डायग्नोस करो उसे मेनिंजाइटिस है कि नहीं, ट्रायड देख के बता दोगे, लेकिन फिर भी ट्रायड से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपसे प्रॉपर पूछेंगे कि प्रॉपर वो साइंस क्या है, तो वो 3 साइन आपको दिखने चाहिए। पहला साइन होता है सिस्टमिक साइन, दूसरा होता है मेनिंजिटिक साइन, और तीसरा होता है कर्निक साइन। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टमिक साइन का मतलब होता है आपके बॉडी सिस्टम में क्या क्या इफेक्ट दिखेगा। सिस्टम में हाई फीवर दिखेगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ट्रांजिएंट परप्यूरिक रेसिस दिखते हैं। ये जनरली अगर मेनिंजियोकोकल बैक्टीरिया की वजह से अगर मेनिंजाइटिस हुआ हो तो ये दिखते हैं, लेकिन बाकी भी नॉर्मली भी थोड़े बहुत रेसिस तो दिखते ही दिखते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, थोड़े बहुत रेसिस तो बॉडी पर दिखते हैं, मगर अगर मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो फिर भैया परप्यूरिक रेसिस दिखते हैं, जिसको परप्यूरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परप्यूरम। इस तरीके से नजर आते हैं, इसको परप्यूरा भी बोलते हैं। ये ऐसे रैशेस बॉडी पर नजर आने लग जाते हैं, ये मेनिंजाइटिस का बहुत बड़ा साइन है। और मेनिंजाइटिस के भी अंदर क्या मेनिंगोकोकल में क्या मेनिंगोकोकल का, तो आप सीधा बोलते हैं अच्छा मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया की वजह से रैशेस यहाँ दिख रहे हैं, और पेशेंट में ट्रायड तो दिख ही रहा है, फीवर दिख रहा है, हेडेक दिख रहा है और न्यूक्लियर रिजिडिटी दिख रही थी, तो आप बोल दोगे मेनिंगोकोकल। तो देखो कितना प्यारा, क्या सीटी स्कैन एमआरआई की जरूरत ही नहीं है, आप में इतना टैलेंट हो जाएगा कि आप सब कुछ पहले ही करके बता दोगे कि अच्छा ये और ये हो जाएगा, बस याद होना चाहिए। दूसरा होता है मेनिंजाइटिक साइन, ये वही नेक वाला। इसमें पेशेंट की मालूम कैसी नेक हो जाती है? बोर्ड लाइक, इस तरीके से पेशेंट फ्लेक्शन में रहेगा। नेक को आप बोलोगे सीधा करो, सीधा नहीं कर पाएगा, झुका के रखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया फ्लेक्शन एनर्जी हमेशा डेवलप हो जाती है, आप चाहो या ना चाहो फ्लेक्शन एनर्जी हमेशा, ऊपर से ग्रेविटी नीचे खींच लेती है। तो नेक स्टिफनेस जेंटल फ्लेक्शन मिलता है। नेक इज मेट विद बोर्ड लाइक इन्फेक्शन। स्टिफनेस बोर्ड लाइक मतलब जैसे वो बोर्ड होता है ना कार्डबोर्ड, एकदम खतरनाक स्टिफनेस, बोर्ड वगैरह एक्सट्रीमली स्टिफनेस बोल दूं तुम्हें तो एकदम पेशेंट क्या फ्लेक्शन में हो जाता है हल्का सा, ठीक है। ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी को अपन न्यूक्लियर रिजिडिटी भी बोल रहे थे। तो मेनिंजाइटिस साइन हो गया। और थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्क्स में पूछते हैं, दैट इज कर्निक साइन। कौन सा साइन? बहुत सिंपल है, मैं आपको ढंग से पहले समझाता हूँ ये पेशेंट पे कैसे ट्राई करता है, फिर इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा कैसा क्या होता है। करना लोग बहुत जानते हैं, मैकेनिज्म नहीं जानते क्यों होता है। देखो एक पेशेंट को प्रोन में लेटाओ, प्रोन में लेटाने के बाद एक लेग को सीधा रखो, दूसरे वाले लेग को उठाओ, उसमें जो हैमस्ट्रिंग है ये वाला क्या है? हिप जॉइंट है। हिप जॉइंट को 90 डिग्री पे लेके जाओ। हिप जॉइंट 90 डिग्री पे है कि नहीं? सीधा है 90 डिग्री पे, और उसके 90 डिग्री पे आप क्या नी जॉइंट को लेके जाओ। तो किस तरीके से? इस तरीके से। इसमें कोई कंफ्यूजन? ये तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। पहले हिप जॉइंट को सीधे ले गए और इस तरीके से, अब इस तरीके से, ये आपकी है बेसिक पोजीशन। अब इस पोजीशन में पेशेंट को रखना। बोले आप क्या करेंगे? बोले एक हाथ यहां लगाओ। एक हाथ यहां इसलिए क्यों लगाना है? क्योंकि अब हिप ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, सिर्फ 90 तक ही रखना है, वरना अगर आप यहां हाथ नहीं लगाओगे तो हिप और पीछे जाएगा, तो हिप को पीछे नहीं भेजना है। तो बोले आप क्या करना है? बोले एक हाथ यहां लगाओ, बस एक हाथ लगा के इसको 90 पे रोक के रख लो। ये आपका 90 एंगल हो गया, इसको 90 पे रोक के रख लो, और एक हाथ यहाँ एंकल पे लगा के इसको ऊपर उठाओ। यानी मैं बोलूं तो लेग को सीधा करो। ये आपका हिप जॉइंट हो गया, ये आपका नी जॉइंट हो गया। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? लेग को सीधा करने की बोल रहा हूँ कि लेग को अब आप सीधा करो। जैसे ही आप सीधा, देखो 90 तक तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, इतने पे नहीं। जैसे ही आप यहां तक भी पहुंचोगे ना, यहां तक पेशेंट को इतना हैवी पेन होगा। बोले कहां पेन होगा? हैमस्ट्रिंग में पेन होगा, इधर इधर हैमस्ट्रिंग में पेन होगा पेशेंट को। अब मुझे बताओ, ये टेस्ट मैं फिर से रिवाइज करवाता हूं। क्या पेशेंट को लेटाया, हिप जॉइंट पे 90 डिग्री रखा, ठीक है, फिर एक हाथ यहां रखो जिससे फर्दर एंगल पे ना जाए,
इसको 90 पे रख के दूसरा हाथ एंकल पे रखा, अब इसको धीरे धीरे ऊपर ले जाओ। लेकिन ये याद रखना, आप इसको ऊपर ले जा रहे हो, पता चलो हिप जॉइंट पीछे जा रहा है, पीछे नहीं जाना चाहिए, ये लाइन में ही रहना चाहिए, बस ये ऊपर जाए। ये अगर नॉर्मल पेशेंट होगा ना, आप अपने करके देख लो, आप पूरा पैर सीधा कर लोगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। मगर ये पेशेंट थोड़े बहुत इतने पर ही इतने भयंकर हैवी पेन में चिल्लाने लग जाएंगे और बोलेंगे नहीं हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ हैमस्ट्रिंग में दर्द हो रहा है, खींच हैमस्ट्रिंग में टाइटनेस और ये दर्द फील हो रहा है, इसको बोलते हैं कर्निक्स साइन। क्लियर? किसको क्लियर नहीं है फिर से बताऊं? बोले इससे होता क्या कर्निक साइन से सर? कर्निक साइन से जैसे ही पेशेंट को पेन तो फील होगा, चलो वो हमें समझ आ गया कि पेशेंट को पेन फील होगा क्योंकि लंबर रूट स्ट्रेच हो रही होती है, ठीक है। लेकिन कहाँ पेन होगा? हैमस्ट्रिंग में पेन होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि ड्यूरिंग मेनिंजाइटिस क्या होता है, हेड रेस्ट्रिक्शन इन पैसिव एक्सटेंशन एट द नी। जो आपका नी होता है ना, ये आपका क्या है, ये आपका जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है ना,